नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। अगर आप उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज की क्लास 13 में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन का पार्ट 1 से संबंधित नवीनतम पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज, जो आपकी आगामी यूके ट्रिपलएससी, यूकेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं हेतु काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो के अंत में आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं तो विजिट करें jardhari-classes.in और टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्स के लिए हमारा जरधारी क्लासेस ऐप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। पृथ्वी नारायण शाह, सूची 1 में है पहला पृथ्वी नारायण शाह, तो इसका संबंध किससे है? तो पृथ्वी नारायण शाह नेपाल के प्रथम राजा थे 1743 से 1775 तक। तो ये नेपाल के प्रथम राजा माने जाते हैं। प्रताप सिंह है, ये प्रताप सिंह का संबंध है पृथ्वीपति नारायण शाह के, ये उत्तराधिकारी थे। तो ये इनका शासनकाल बहुत छोटा था और पृथ्वी नारायण शाह के बाद ये यहाँ पर राजा बने थे 1775 से 78 तक। रण बहादुर शाह, ये 1790 में कुमाऊं विजय के समय नेपाल नरेश थे। और जो गीवाण युद्ध विक्रम शाह थे, ये 1804 में गढ़वाल विजय के समय नेपाल नरेश थे। तो आप देख सकते हैं, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 4 1 2। तो पृथ्वी नारायण शाह डिटेल जान लेते हैं, जो कि 1743 से 1775 तक नेपाल के प्रथम राजा माने जाते हैं। और इन्होंने नेपाल की 24 रियासतों का एकीकरण शुरू किया, जिसको हम कहते हैं 24सी। प्रताप सिंह ये रहे 1775 से 78 तक। ये पृथ्वी नारायण शाह के बाद राजा बने और इनका शासनकाल बहुत छोटा था। पृथ्वीपति नारायण या पृथ्वी नारायण एक ही है, ठीक है। तो रण बहादुर शाह 1778 से 1799, इन्हें स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता है। 1799 के बाद ये इनका नाम था रण बहादुर शाह और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और फिर बने ये स्वामी निर्गुणानंद। 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे जीता, तो तब यही राजा थे रण बहादुर शाह। और गीवाण युद्ध विक्रम शाह की बात करें तो 1804 में जब गोरखाओं ने खुड़बुड़ा युद्ध जीतकर गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया, तब नेपाल की गद्दी पर गीवाण युद्ध विक्रम शाह यहाँ पर राजा थे। क्वेश्चन नंबर 2, गोरखा शासन में कुशही कर किस वर्ग की भूमि पर लगाया जाता था? तो जो कुशही कर था, तो कुशही कर का संबंध किससे था? ये लगाया जाता ब्राह्मणों पर। ब्राह्मणों की जो बेनामी भूमि थी, इस पर लगाया जाता कुशही कर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। कुशही कर गोरखा शासन में ब्राह्मणों की बेनामी भूमि पर लगाया गया एक महत्वपूर्ण कर था। होता क्या था कि जो गोरखा शासन से पहले था, जैसे चंद वंश में और पंवार वंश में, यहाँ पर ब्राह्मणों को कर मुक्त रखा जाता था। ब्राह्मणों की जमीन पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता। लेकिन गोरखाओं ने क्या किया, अपने राजस्व वृद्धि के लिए, यहाँ पर अपनी आय के साधन को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों की जमीनों पर भी क्या कर दिया, कर लगाना शुरू कर दिया। तो इसलिए इन्होंने ब्राह्मणों की जमीन पर कर लगाया और इस कर को कहा गया कुशही कर। गोरखाओं ने क्या किया, राजस्व वृद्धि के लिए ब्राह्मणों की भूमि पर क्या कर दिया, यहाँ पर कर लगा दिया था, जो कि पहले नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 3, कुमाऊं के प्रथम गोरखा सूबेदार जोगमल शाह के प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हमें अभी क्या बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसका कार्यकाल 1791 से 1792 ईस्वी तक रहा। ये कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था जोगमल शाह। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है, इसने कुमाऊं में गोरखाओं का पहला भू बंदोबस्त माल गुजारी बाबत के जो नाम से जाना जाता है, तो पहला भू बंदोबस्त कराया। ये भी कथन सही है। इसने प्रत्येक आबाद बीसी पर 1 रुपया टैक्स लगाया, मतलब एक जमीन पर क्या था, ये टैक्स था बीसी पे। तो ये भी कथन सही है। और इसने ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया, तो ये गलत है। चौथा तो गलत है। तो यहां पर क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या है, कथन सही है। कुशही कर क्या है, जोगामल शाह ने नहीं लगाया था, बल्कि किसने लगाया था, बाम शाह ने लगाया था। तो इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारा केवल सी ऑप्शन है। हमें बताना था ये कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है नहीं है फोर्थ वाला कथन। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रथम सूबेदार की बात करें तो जोगमल शाह 1791 से 92 में कुमाऊं का ये प्रथम गोरखा सूबेदार था।
भूबंदोबस्त की बात करें तो कुमाऊं में गोरखा का पहला भूबंदोबस्त, जिसे मालगुजारी बाबत कहा जाता है, ये जोगमल शाह के शासनकाल में ही हुआ। इसने प्रत्येक आबाद बीसी अर्थात 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया था। तो जो आबाद, जो ये क्या है, ये आबाद बीसी, ये क्या था, 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स। और ये भी किसने लगाया था, जोगमल शाह ने। जोगमल शाह ने घुरही पिछवी, जो कि सालाना 2 रुपये प्रति मवासी अर्थात प्रत्येक परिवार पर साल के 2 रुपये कर था। और शुवांग दस्तूर दफ्तर के खर्च के लिए इसने कर लगाए थे। गलत कथन की बात करें तो जो चौथा कथन था, कुछ ही कर जोगमल शाह ने नहीं बल्कि 1797 में बामशाह और रुद्रवीर शाह ने ब्राह्मणों पर लगाया था। तो बामशाह के शासनकाल में लगा था ये कर, तो इसलिए फोर्थ कथन हमारा गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 सूचियां दी गई है और सूचियों का हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है युद्ध के बारे में बताया गया है, युद्ध है, और सूची 2 में है युद्धों के बारे में बताया गया है। तो पहला होता है हवालबाग का युद्ध 1790 में। पहला जो ऑप्शन है हवालबाग का युद्ध है 1790 में, और इससे संबंधित क्या दी गई है सूची 2 में, तो इससे संबंधित बताया गया है कि 1790 में चंदवंश का अंत हुआ और महेंद्र चंद की पराजय हुई थी। तो ये गोरखाओं और चंदों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंदवंश का अंत हो गया था, महेंद्र चंद यहाँ पर पराजित हो गया था हवालबाग का युद्ध में। और इसी समय गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। लंगूरगढ़ की संधि 1792 में हुई थी, लंगूरगढ़ की संधि, और इसका संबंध है गढ़वाल राजा द्वारा वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। इसमें लंगूरगढ़ की संधि में जो गढ़वाल का राजा था, तो इसने गोरखाओं को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में, और इसका संबंध किससे है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की वीरगति हुई थी इस खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ। बाड़ाहाट व जो चंबा युद्ध चंबा में 1803 में हुआ था, इसका संबंध है प्रद्युमन शाह की हार और देहरादून पलायन। यहाँ से देहरादून भाग गया था प्रद्युमन शाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हवालबाग युद्ध हुआ 1790 में, कुमाऊं राजा महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ था। महेंद्र चंद की हार हुई और चंद वंश समाप्त हो गया। किसके कहने पर गोरखा यहाँ पर आए थे, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दूसरा है लंगूरगढ़ की संधि 1792 में। देखिए 1791 के लंगूरगढ़ युद्ध के बाद 1792 में प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच संधि हुई थी। देखिए ये युद्ध 1 साल तक चला। 1791 से गोरखाओं ने लंगूरगढ़ में अपना डेरा डाल दिया था, उसको घेर के रखा था, और 1 साल तक यहाँ पर ये युद्ध चलता रहा। और 1792 में संधि हुई, जिसमें गढ़वाल राजा ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। निर्णायक युद्ध हुआ जहां प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए। बाड़ाहाट और चंबा युद्ध जो हुआ 1803 में, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतरिया के नेतृत्व में गोरखा आक्रमण हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह हारकर देहरादून की ओर भागे थे। क्वेश्चन नंबर 5, नाला पानी का युद्ध, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है कि ये युद्ध दून घाटी में मेजर जनरल जिलेस्पी और गोरखा कैप्टन बलभद्र थापा के बीच लड़ा गया था। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा है कैप्टन बलभद्र थापा ने नाला पानी में 3500 सैनिकों के साथ एक विशाल दुर्ग का निर्माण किया था। तो ये तो गलत है, तो बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत है। जो बलभद्र थापा था अर्थात जो गोरखा थे, उनके पास 500 सैनिक थे, मात्र कितने, 500 सैनिक थे। सी है 31 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश जनरल जिलेस्पी युद्ध में मारा गया था। ये कथन भी सही है। और ब्रिटिश सेना ने लगभग 1 महीने तक किले को जीतने का प्रयास किया और बमबारी भी की। तो ये भी कथन सही है। केवल बी कथन हमारा गलत है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर देखते हैं पहला सही था कि नाला पानी का युद्ध दून घाटी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश सेना की कमान मेजर जनरल जिलेस्पी और गोरखा सेना की कमान वीर कैप्टन बलभद्र थापा के हाथों में थी। बी वाला कथन हमारा गलत था। यहाँ सैनिकों की संख्या में अंतर है। कैप्टन बलभद्र थापा के पास मात्र 500 सैनिक थे, जिनके साथ उन्होंने दुर्ग बनाया, और 3500 जो सैनिक थे वो ब्रिटिश सेना के पास थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोरखा के पास थे
500 सैनिक थे। सी वाला ऑप्शन सही है। 26 अक्टूबर से शुरू हुए हमलों के बाद 31 अक्टूबर 1814 को ब्रिटिश कमांडर मेजर जनरल जिलेस्पी युद्ध करते हुए मारा गया, जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था। और फिर उसके बाद जिलेस्पी के मौत के बाद भी युद्ध रुका नहीं और 31 अक्टूबर से 30 नवंबर 1814 तक लगभग 1 महीने तक ब्रिटिश सेना किले पर बमबारी और हमला करती रही। और फिर भी ये यहाँ पर क्या है, युद्ध नहीं जीत पाई। लास्ट में उनको क्या करना पड़ा, वहां पर पानी काटना पड़ा, जिससे गोरखा सैनिक भूख प्यासे मरने लगे और अंत में फिर वो यहाँ पर ब्रिटिश सेना जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोरखा शासन में स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो जो स्थायी सेना थी गोरखा शासन में, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता जागचा। बी ऑप्शन सही जवाब। गोरखा सेना में 2 प्रकार की सेना थी, एक होती स्थायी और दूसरे होता है अस्थायी। स्थायी सेना को जागचा या जगरिया कहा जाता था और अस्थायी सेना को ढाकरिया या ढाकचा कहा जाता था। गोरखा सैनिकों का जो वेतन होता प्रतिमाह, युद्ध के समय तो होता 8 रुपये प्रतिमाह और सामान्य समय में 6 रुपया प्रतिमाह होता गोरखा सैनिकों का वेतन। गोरखा सेना का जो प्रमुख हथियार था वो था खुंकरी, तो खुंकरी इनका प्रमुख हथियार था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। गढ़वाल पर गोरखा आक्रमण 1803 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 2 कथन हमें दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें से सही कथन। कथन 1 है, 1803 में गोरखा सेना का नेतृत्व संयुक्त रूप से अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया, बमशाह चौतरिया और रणजोर थापा ने किया। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। गढ़वाल पर इन्होंने भीषण आक्रमण किया था गोरखाओं ने और यहाँ पर 4 लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, सेना का नेतृत्व ये 4 लोग कर रहे थे। कथन 2 क्या है, बाड़हाट और चंबा, जो चंबा का युद्ध है, इसमें हारने के पश्चात गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह ने टिहरी में शरण ली। तो दूसरा कथन गलत है, प्रद्युमन शाह ने टिहरी नहीं बल्कि देहरादून में शरण ली थी, तो इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत होता है और ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कथन 1। 1803 में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर निर्णायक आक्रमण किया तो यह एक विशाल अभियान था। इसका नेतृत्व किसी एक ने नहीं बल्कि 4 प्रमुख गोरखा कमांडरों ने किया था और वो 4 प्रमुख गोरखा कमांडर कौन थे, अमर सिंह थापा, हसदल चौतरिया, बमशाह चौतरिया और रणजोर थापा। दूसरा कथन क्या बोलता है कि टिहरी में शरण ली थी, बल्कि टिहरी में नहीं बल्कि देहरादून भाग गया था प्रद्युमन शाह। जो टिहरी का राजा था प्रद्युमन शाह, टिहरी जो पंवार वंश का शासक था प्रद्युमन शाह, वो देहरादून भाग गया था और देहरादून भागने के बाद उसने एक बार पुनः प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सूचियां दी गई है और हमें यहां पर क्या करना है, मिलान करना है। एक है जोगामल शाह। जोगामल शाह है कुमाऊं का पहला भू बंदोबस्त इसने किया। गोरखा शासन की बात यहाँ पर हो रही है, तो गोरखा शासन में पहला भू बंदोबस्त जोगामल शाह ने किया है और मालगुजारी बाबत इसे कहा जाता था। काजी नरशाह, काजी नरशाही या काजी नरशाह, ये नरशाही का मंगल, सैनिकों का कत्लेआम इसने कराया था। नरशाही का जो मंगल घटना है, नरशाही की मंगल घटना इसके समय की है। अजब सिंह थापा, अजब सिंह थापा कुमाऊं का 3य सूबेदार था और बमशाह 1815 में कुमाऊं का ये सूबा बना। अंग्रेजों के आक्रमण के समय 1815 में कुमाऊं का सूबेदार था, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जोगमल सहारा 1791 से 92 में प्रथम ये गोरखा सूबेदार था और इसने पहला भू बंदोबस्त किया और बीस नाली पर 1 रुपया टैक्स लगाया। तो ये जोगमल शाह के शासनकाल में रहा। काजी नरशाह, इसके समय में नरशाही का मंगल घटना हुई जिसमें मंगल की रात को नगर कोटिया सैनिकों का कत्लेआम किया गया। तो नगर कोटिया जो सैनिक थे, जो पश्चिम भाग की तरफ गए थे, चंद वंश के समय के सैनिक थे और इनका कत्लेआम किया काजी नरशाह ने। इसको ये शक था कि ये हमारे साथ विद्रोह कर सकते हैं। अजब सिंह थापा ये कुमाऊं का 3य सूबेदार था और बमशाह 1797 में प्रशासक बना। ब्राह्मणों पर कुशही कर लगाया और 1815 में इसने अंग्रेज आक्रमण के समय यही सूबा था। क्वेश्चन नंबर 9, तिमारी कर में गोरखा फौजदारों और सूबेदारों को क्रमशः कितनी राशि दी जाती थी? जो तिमारी कर था, तो तिमारी कर में जो गोरखा फौजदार और सूबेदार है तो इनको कितनी राशि दी जाती है कर स्वरूप? तो ये दिया जाता है 4 आना और 2 आना।
4 आना दिया जाता है गोरखा फौजदार और 2 आना सूबेदारों को दी जाती थी। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तिमारी कर गोरखा प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला विशेष कर था। इस कर में फौजदारों को 4 आना दिया जाता था और सूबेदारों को 2 आना दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, खुड़बुड़ा के युद्ध जो कि 1804 में होता है, इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में यहां पर 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह ने अपना राज सिंहासन बेचकर लंढोरा के गुर्जर राजा रामदयाल की सहायता से सेना एकत्रित की। तो पहला कथन सही है, यहाँ पर इसे अपना राज सिंहासन तक बेचना पड़ा। कथन 2 है, 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके साथ ही संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर गोरखा शासन स्थापित हो गया। तो दूसरा कथन भी सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1803 की हार के बाद 1803 में यहां पर वो हारा था और राजा प्रद्युमन शाह की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लंगूरगढ़ युद्ध में जब वो हार गया था तो उसने लंढोरा हरिद्वार के पास के गुर्जर राजा रामदयाल से आर्थिक और सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अपना राज सिंहासन तक भेज दिया और यह गढ़वाल के इतिहास का निर्णायक युद्ध था। 1804 में 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध हुआ। ठीक है, देखिए वो क्या बाड़ाहाट और चमुआ का युद्ध में तो हार गया था 1803 में और 1804 में देखिए लंगूरगढ़ का युद्ध तो पहले हो गया था। ठीक है, उस टाइम तो उसने संधि की थी और उन्हें कर देना स्वीकार किया था। उसके बाद चमुआ का युद्ध हुआ, बाड़ाहाट का युद्ध हुआ और उसके बाद फाइनल युद्ध होता है 1804 में और इसमें प्रद्युमन शाह शहीद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल गढ़वाल बल्कि संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र पर गोरखाओं का एक छत्र शासन स्थापित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर 2 सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करनी है। सूची 1 में यहां पर कर के बारे में दिया गया है और इसका विवरण यहां पर दिया गया है। पुंगड़ी कर किससे संबंधित था? तो पुंगड़ी कर था, ये एक प्रकार का भूमि कर था पुंगड़ी कर। टीका भेंट कर होता था उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर। सोन्या फागुन कर होता विवाह या शुभ अवसरों पर लिया जाने वाला कर। और मरो कर होता था पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर होता, अर्थात मरने पर भी कर था। यदि किसी का पुत्र नहीं है तो उस पर वे मरो कर लिया जाता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुंगड़ी कर ये गोरखाओं का मुख्य भूमि कर था। टीका भेंट कर विवाह और शुभ अवसरों पर भेंट स्वरूप लिया जाता था। सोने फागुन ये हो गया उत्सवों के लिए जनता से वसूला जाता और मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, गोरखा शासन में गोलादीप न्याय प्रणाली का स्वरूप क्या था? तो क्या था? सही जवाब है आरोपी को गर्मा गर्म लोहे की छड़ लेकर दूरी तय कराना। तो बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है। तो गोलादीप को अग्नि परीक्षा माना जाता था। इसमें आरोपी को लोहे की गर्मा गर्म छड़ को लेकर निश्चित दूरी तय करनी पड़ती थी और यदि वह उस तय की गई दूरी को लोहे की गर्मा गर्म छड़ को हाथ में लिए तय नहीं कर पाता तो उसे क्या समझा जाता? दोषी समझा जाता था। तो ये गोरखा शासन की कठोर और अवैज्ञानिक न्याय प्रणाली को ये दर्शाता है। देखिए क्या होता था, गर्मा गर्म छड़ दी गई उसके हाथ पे और उसे चलाया जाता था। अगर वो हाथ नहीं जला तो समझो वो दोषी नहीं है और हाथ जल गया तो दोषी है। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर गढ़वाल में गोरखा शासन के आरंभिक समय के संदर्भ में यहां पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है सही कथन। कथन 1 है, जिस समय गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार किया उस समय नेपाल के राजा रण बहादुर शाह थे। तो पहला कथन तो गलत हो गया। इस टाइम कौन था? वहां पर राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह था। कथन 2 है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार के महंत हर सेवक दास थे। दूसरा कथन सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं केवल कथन 2, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अमर सिंह थापा की नियुक्ति रण बहादुर शाह ने की थी, लेकिन जब 1804 में गढ़वाल पर अधिकार हुआ तो उस समय नेपाल की गद्दी पर राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह विराजमान थे। देखा, अमर सिंह थापा की नियुक्ति 1803 में हो गई थी, रण बहादुर शाह ने की और गढ़वाल पर विजय हुआ 1804 में। उस समय नेपाल की गद्दी पर कौन बैठ गया था? गीवाण युद्ध विक्रम शाह। कथन 2 सही है। देहरादून में गोरखा शासन की स्थापना के समय ऐतिहासिक
गुरु रामराय दरबार, इसकी गद्दी पर महंत हरसेवक दास आसीन थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर दो सूचियां दी गई है। पहली सूची में कर है और सूची 2 में है इसके बारे में। पहला है तान कर। तान कर होता है कपड़ों पर लगने वाला कर। फिर है मिझारी कर। मिझारी कर होता है शिल्पकार, चर्मकार और जगरिया जो ब्राह्मण होते थे इनके द्वारा मिझारी कर दिया जाता था। अधनी दप्ती कर। अधनी दप्त कर होता है खास जमींदारों द्वारा दिया जाने वाला कर। और घी कर ये होता है पशुपालकों द्वारा दिया जाने वाला, घी बेचने वालों द्वारा दिया जाने वाला ये कर होता था। तो आप देख सकते हैं ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तानकर ये कपड़ा बुनकरों या कपड़ों पर लगाया जाता था। मिझारी कर समाज के शिल्पकारों जो कामी होते थे, चर्मकारों और जगरियों ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। अधनी दप्ती कर खास जमींदारों से वसूला जाने वाला विशेष कर था। और घी कर पशुपालकों से लिया जाता था, दूध घी उत्पादन करने वालों से घी कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेपाल के शासकों और उनके शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो नेपाल के प्रथम राजा पृथ्वी नारायण शाह का शासनकाल 1743 से 1775 ईस्वी तक था। तो पहला कथन सही है। पृथ्वी नारायण शाह के बाद रण बहादुर शाह 1775 से 78 तक राजा बने। तो यहां आप देख सकते हैं ये वाला जो दूसरा वाला कथन है ये क्या है, गलत है। आगे देखते हैं 1790 में कुमाऊं आक्रमण के समय नेपाल के राजा रण बहादुर शाह थे, ये सही है। और नेपाल में 24 रियासतें थी जिन्हें चौबीसी के नाम से जाना जाता, ये भी सही है। तो और तो सभी कथन यहाँ पर सही है। तो पहला, तीसरा और फोर्थ ये कथन सही है। तो कौन सा इसमें पहला, तीसरा और फोर्थ कौन है? सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। केवल यहाँ पर बी वाला ऑप्शन गलत है। डिटेल जान लेते हैं। नेपाल की जो रियासतें थे, नेपाल में कुल 24 रियासतें थी जिन्हें चौबीसी के नाम से जाना जाता था। प्रथम राजा की बात करें तो नेपाल का जो प्रथम राजा था पृथ्वी नारायण शाह, जिसका शासनकाल 1743 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक रहा। पृथ्वी नारायण शाह के बाद प्रताप सिंह राजा बने और जिनका कार्यकाल 1775 से 78 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो बी में क्या बताया था? रण बहादुर शाह बताया था, बल्कि क्या था? प्रताप सिंह था। रण बहादुर शाह, प्रताप सिंह के बाद रण बहादुर शाह 1778 से 1799 तक राजा रहे। और आक्रमण के समय, चूंकि जो कुमाऊं पर आक्रमण है 1790 में होता है, और उस समय नेपाल के जो राजा थे रण बहादुर शाह थे, जिन्हें स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश गोरखा संघर्ष की पृष्ठभूमि और कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। हमें क्या बताना है इसमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला कथन है 1804 में गोरखाओं ने वुटवल पर अधिकार कर लिया और उस समय अंग्रेज सीमा के अंतर्गत था। तो वुटवल अंग्रेज सीमा के अंतर्गत था जिस पर गोरखाओं ने अधिकार कर लिया। तो पहला कथन सही है। बी है, नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने गोरखपुर के 200 से अधिक गांवों पर कब्जा कर लिया था। तो ये भी कथन सही है। यह काम क्या था गोरखाओं ने भीमसेन थापा के नेतृत्व में। सी है, 1814 में अंग्रेजों ने वुटवल छीना और गोरखाओं ने उसे फिर कभी वापस नहीं लाया। ये कथन गलत है, बल्कि गोरखा ने इसे दोबारा यहाँ पर अधिकार कर लिया था। और डी है, 1814 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मायरो ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ये भी कथन सही है। तो केवल सी कथन हमारा गलत है। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था असत्य कथन। तो ब्रिटिश और गोरखा दोनों ही विस्तारवादी थे। इसी क्रम में 1804 ईस्वी में गोरखाओं ने वुटवल क्षेत्र में कब्जा किया और उस समय ब्रिटिश सीमा में यह आता था और ये संघर्ष की शुरुआती वजह इनके बीच संघर्ष यहीं से हुआ था। युद्ध का सबसे बड़ा जो तात्कालिक कारण यही था कि नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने गोरखपुर क्षेत्र में घुसपैठ कर 200 से अधिक गांवों पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1814 में ब्रिटिश सेना ने वुटवल को गोरखाओं से छीन तो लिया था, लेकिन गोरखा शांत नहीं बैठे और उन्होंने पलटवार करते हुए पुनः वुटवल पर अधिकार कर लिया था। तो सी कथन हमारा असत्य था और ये इसकी सही जानकारी है। और इस लगातार घुसपैठों और वुटवल की घटना के बाद नवंबर 1814 में
गवर्नर जनरल लॉर्ड मायरो ने औपचारिक रूप से गोरखाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो इसके बाद ऐसी घटनाएं हुई थी और उसके बाद ये फाइनल युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर दो सूचियां दी गई है और हमें यहाँ पर मिलान करना है। जागचा, जागचा क्या होता था? तो जागचा होता एक स्थायी सेना जिसे जगरिया भी कहा जाता। ढाकचा होता अस्थायी सेना जिसे ढाकरिया कहा जाता। खुंकरी, खुंकरी क्या था? ये गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था। और बली या बाली, ये मनमाने ढंग से कर वसूलने की प्रक्रिया को बली या बाली कहते थे। तो आप देख सकते हैं ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 और डी का 3। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। जागचा, गोरखाओं की स्थायी सेना को जागचा, जागरिया और ढाकचा ये अस्थायी सेना होता है जिसे ढाकचा या ढकरिया कहते थे। खुंकरी इनका एक प्रमुख पारंपरिक हथियार होता था। और गोरखा सैनिकों द्वारा जनता से मनमाने ढंग से कर लेना, संसाधन वसूलने की जो लूट खसोट प्रणाली थी इसे कहते बाली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, 1814 के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना के नेतृत्वकर्ताओं और उनके निर्धारित क्षेत्रों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हमें बताना है सही सुमेलित कौन सा है। मेजर जनरल मार्ले, इसका क्षेत्र था गोरखपुर में, इसने यहाँ पर धावा बोला था, तो ये तो गलत है। ठीक है, इसका काम क्या था? काठमांडू के लिए, ये काठमांडू पर अधिकार करने की इसकी जिम्मेदारी थी। मेजर जनरल जेसवुड, काठमांडू नहीं, इसका काम था गोरखपुर में, तो ये भी गलत है। मेजर जनरल जिलेस्पी, पश्चिम भाग में, मेजर जनरल जिलेस्पी तो देहरादून के लिए था, तो ये भी गलत है, तीनों ही गलत है। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, गोरखा राज्य का पश्चिम भाग इसे सौंपा गया था, तो ये सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। तो केवल डी वाला हमारा सही जवाब है और ये तीनों यहाँ पर मेल नहीं खा रहे हैं। तो देखिए पहला भी गलत है कि जो मेजर जनरल मार्ले था इसे गोरखपुर नहीं बल्कि नेपाल की राजधानी काठमांडू पर अधिकार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी और ये यहाँ पर असफल रहा था। बी वाला कथन भी गलत है, मेजर जनरल जेसवुड को काठमांडू नहीं बल्कि गोरखपुर पर आक्रमण करने और उसे गोरखाओं से मुक्त कराने के लिए नियुक्त किया गया था। सी वाले भी गलत था, जो मेजर जनरल जिलेस्पी है इसे पश्चिमी भाग में नहीं बल्कि विशेष रूप से देहरादून जो दून घाटी है क्षेत्र में भेजा था जहां नाला पानी का युद्ध हुआ था। और डी वाला सही है कि मेजर जनरल ऑक्टरलोनी जिसे गोरखा राज्य के पश्चिमी भाग सतलज पार का जो क्षेत्र है इस अभियान के लिए से यहां पर भेजा था। तो हमारा केवल डी वाला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊं में 1790 में गोरखा आक्रमण के संबंध में सत्य कथनों का चयन करें। हमें बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। गोरखा सेना का नेतृत्व हस्तदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे और सुर सिंह थापा ने किया। तो पहला कथन सही है। जब कुमाऊं में 1790 में गोरखा आक्रमण हुआ तो गोरखा सेना का नेतृत्व इन्होंने किया। हस्तदल चौतरिया हो गया, अमर सिंह थापा हो गया, जगजीत पांडे हो गए और सुर सिंह थापा। पहला कथन सही है। इस समय कुमाऊं का राजा दीपचंद था, तो ये गलत है, दीपचंद नहीं बल्कि महेंद्र चंद था और यही अंतिम राजा था चंद्रवंश का। ये युद्ध हवालबाग मैदान में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सही है। और गोरखा राजा रण बहादुर शाह को स्वामी निर्गुणानंद भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो केवल बी वाला दूसरा कथन हमारा गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 में आक्रमण किया। इस आक्रमण का नेतृत्व हस्तदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, जगजीत पांडे और सुर सिंह थापा सैनिकों ने किया था। कुमाऊं शासक की बात करें तो इस समय कुमाऊं शासक था महेंद्र चंद। और 1790 में हवालाबाग मैदान में कुमाऊं और गोरखा सेना के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में कुमाऊं शासक महेंद्र चंद पराजित हुआ और इसी के साथ चंद्रवंश समाप्त हो जाता है। इस समय गोरखा राजा रण बहादुर शाह थे जिन्हें स्वामी निर्गुणानंद के नाम से जाना जाता है। तो उस समय नेपाल में गोरखा राजा कौन था? रण बहादुर शाह था। क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर हमें दो सूचियां दी गई है और हमें सुमेलित करना है। गोलादीप, गोलादीप ये न्याय प्रणाली थी। गोलादीप इसका संबंध किससे है? तो गोलादीप था हाथ में गर्म लोहे की छड़ लेकर चलने को गोलादीप कहते थे। बी है यहाँ पर तराजू द्वीप। इसमें तराजू द्वीप में क्या करते थे?
शाम को और अगली सुबह वजन तोला जाता है और वजन में अगर वजन बढ़ गया तो फिर वो दोषी हो जाता था। तो ये तराजू दीप था। कढ़ाई दीप, इसमें क्या करते, खोलते तेल में कढ़ाई में हाथ डलवाया जाता है और अगर जल गया तो दोषी है। और विचारी, ये मुकदमों का निर्णय करने वाला जज होता था। तो आप देख सकते हैं, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 4। तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। गोलादीप, इसे अग्नि परीक्षा भी कहते थे। इसमें गर्म लोहे की छड़ हाथ में लेकर दूरी तय करनी पड़ती थी और अगर हाथ जल गया तो अपराधी माना जाता। तराजूदीप न्याय प्रणाली में, इसमें आरोपी को तराजू में तोला जाता। ये क्या थी, ये गोरखाओं की न्याय प्रणाली थी। और शाम और सुबह वजन का अंतर देखा जाता था। यदि उसका वजन पहले से हल्का होता है तो उसे निर्दोष माना जाता, लेकिन यदि वजन अधिक हुआ तो उसे दोषी मान लिया जाता। कढ़ाई दीप में, इसमें आरोपी के हाथ खोलते तेल की कढ़ाई में डुबोए जाते थे और अगर जल गए तो उसे दोषी माना जाता। विचारी गोरखा न्याय प्रणाली में जो अधिकारी जज होता था, जज की भूमिका निभाता, उसे विचारी कहते थे। तो विचारी क्या होता, गोरखा न्याय प्रणाली में जज ही विचारी होता था। जज को क्या कहते थे, विचारी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर्षदेव जोशी के संबंध में इतिहासकारों के मतों को सम्मिलित करते हुए सही कथन हमें चुनना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट चाहते हैं तो विजिट करना होगा jardhari-classes.in। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में आपको jardhari-classes.in वेबसाइट मिल जाएगी। आप इस ई बुक स्टोर में विजिट कीजिए और यहाँ पर जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया, उत्तराखंड करंट अफेयर हो गया, पिछले 14 सालों के 110 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, उत्तराखंड ज्योग्राफी की ये बुक हो गई, हिस्ट्री नोट्स की ये बुक है, मॉडल पेपर है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज की है, हिंदी के नोट्स, ये सभी नोट्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में। इंग्लिश वाले टैब में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इंग्लिश की यहाँ पर आपको ई बुक देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, हिंदी एडिशन भी है, इंग्लिश एडिशन भी है। आपको जो भी बुक चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप जरधारी क्लासेस के टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जरधारी क्लासेज, जिसका लिंक मैंने डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। तो आप हमारे एप्लीकेशन को भी जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।